ये तो बात सही है कि वंशवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समर्थन किया जाए। वंशवाद की निरंतर आलोचना भी की जानी चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र की जो बुनियादी मान्यताएं हैं उनके विपरीत जाता है। लेकिन भारतीय राजनीति जिस किस्म की है उसमें परिवारवाद और परिवारवाद से भी आगे बढ़कर वंशवाद, ये एक स्थापित तथ्य है। ये सभी पार्टियों में कम या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्षेत्रीय शक्तियों में बहुत है। वो सब कई क्षेत्रीय शक्तियां एक परिवार की पार्टी है, और इसमें जब बड़ा नेता हटेगा तो लगभग आप तय समझिए कि वो जो दूसरा नेता आएगा वो उसी के परिवार का होगा। तो ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो आलोच्य तो है, लेकिन इससे अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन पाई है इससे पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को मुक्त किया जा सके। तो इसकी जो आलोचना होती है, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना चाहिए, और किसी नेता को केवल इस आधार पर हम नंबर न दें या इस आधार पर उसके नंबर न काटें, क्योंकि ये तो बहुत जगह पाया जाता है। देखने की बात यह है, बहुत सारे वंशवादी नेता सफल होते हैं, बहुत सारे परिवारवादी नेता विफल होते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उसमें निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने की एक भूमिका थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 100% इस बात की भूमिका थी कि वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो उसमें 100% इस बात की भूमिका थी कि वो राजीव गांधी की पत्नी है। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप देखिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान उस जमाने में संभाली जब कांग्रेस खराब हालत में थी। वो कांग्रेस को एकला चलोरी वाली पार्टी के छवि से निकालकर गठजोड़ पार्टी की तरफ लाई, और उसकी वजह से कांग्रेस को 10 साल के लिए सत्ता मिली। इसलिए सोनिया गांधी का सम्मान इसलिए है आज, इसलिए नहीं है कि वो राजीव गांधी की पत्नी थी। राहुल गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता इसलिए मिली क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, या मान लीजिए उनकी वजह से अब भविष्य में कांग्रेस को जो भी सफलताएं मिलेंगी वो उन्हें इसलिए मिलेंगी क्योंकि वो उनके प्रयासों का परिणाम होंगी। फिर धीरे धीरे इस बात का महत्व नहीं रह जाएगा कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। ये तथ्य रहेगा हमेशा। और उनको कहां से शुरुआत मिली थी, शुरुआत इसलिए मिल पाई इतनी बड़ी क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे थे। तो ये सब बातें सोचने की बात है। राजनीतिक समीक्षा करते समय केवल हमें इस बात पर नहीं जोर देना चाहिए कि वो वंश परंपरा से आए हैं इसलिए हम उनके हर काम को कमतर करके आंकें, या वंश परंपरा से आए हैं इसलिए उनके हर काम पे हम वाहवाही करें। जी, अब आपने एक दूसरा सवाल पूछा, उसका कीजिए। जी, वो दूसरा सवाल इसी पहलू से था जो कि आप बार-बार कहते हैं कि एक राजनीतिक नेता या राजनीतिक अभियान की सफलता किस समुदाय को जोड़ा है। देखिए, ये 60 के दशक से ही एक-एक करके कांग्रेस से विभिन्न समुदाय दूर होते गए। अब जो इमरजेंसी के बाद जो समुदाय दूर होना शुरू हुआ वो मुस्लिम समुदाय था, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा इलाका है जहां संसद की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। वहां पर कांग्रेस मुसलमानों की प्रिय पार्टी नहीं रही। मुसलमान सामाजिक न्याय का दावा करने वाली पार्टियों के साथ जुड़ गए। लेकिन अभी भी दक्षिण भारत में और भी कई इलाकों में, गुजरात में और दूसरी जगहों पर कांग्रेस अभी भी मुसलमानों की प्रिय पार्टी है। मैं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता ये मानता हूं कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक बार फिर से मुस्लिम भारत भर में और खासतौर से उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर हमदर्दी और लगाव के साथ देखने का मौका प्रदान किया। मेरा अपना यह आकलन है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस मुसलमानों की पसंद बन सकती है, और अगर उत्तर भारत में कांग्रेस मुसलमानों की पसंद बनती है तो वहां फिर सामाजिक न्याय की पार्टियों में खासतौर से अखिलेश यादव की पार्टी को कांग्रेस के साथ में एक गठजोड़ की तरफ या किसी समझदारी की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
बिहार में वो पहले से ही सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ में कांग्रेस अच्छे गठजोड़ में है और उसकी वजह से बिहार में एक आदर्श गैर भाजपा गठजोड़ बना हुआ है। तो अगर अगर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई समझदारी बनती है तो इससे क्या होगा कि मुसलमान मतदाताओं में बिखराव नहीं होगा, वो एक गैर भाजपा ध्रुव को आसानी से बिना किसी उलझन के उसको समर्थन दे पाएंगे और उससे कांग्रेस को भी लाभ होगा और जो उससे जुड़ी हुई पार्टियां हैं उससे भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की ये एक स्पष्ट चुनावी उपलब्धि है। अब सवाल ये है कि अब वो उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में जातिगत जनगणना का सवाल उठाया, उन्होंने जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी बात उन्होंने कही जो एक जमाने में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। तो इससे हम क्या अंदाजा निकालें, क्या उनकी इन बातों से जो पिछड़े वर्ग के वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे? मुझे इसमें शक है। मैं नहीं मानता हूं कि ये बातें कह देने भर से उत्तर प्रदेश का और बिहार का यादव समाज अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हुए कांग्रेस की तरफ हमदर्दी की निगाह से देखने लगेगा। ऐसा नहीं है। इससे ये भी नहीं लगता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो कहीं कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा। देखिए, अति पिछड़े वर्ग के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा समर्थन मिलता है सब जगह अति पिछड़े वर्ग में। उसके बाद में जो यादवों के बाद उत्तर प्रदेश की जो लोधी बिरादरी है और काची बिरादरी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पांव बहुत कई दशकों से जमे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के बहुत उभार के बहुत पहले से जमे हुए हैं उसके पांव। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये बातें अचानक कर्नाटक चुनाव में कह देने। कर्नाटक चुनाव में तो उनको फायदा हुआ है इन बातों का, क्योंकि वहां पे अहिंदा की चुनावी रणनीति चल रही थी। यहाँ पहले से ही ओबीसी वोटर कांग्रेस को अहिंदा रणनीति के तहत वोट देते रहे हैं हमेशा से। क्योंकि कर्नाटक ऐसी जगह है जहां ओबीसी कांग्रेस का साथ छोड़ के नहीं गया, लेकिन जिस इलाके में ओबीसी कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं वहां पे उनके ये कहने से कोई विशेष असर पड़ेगा, इस पे मुझे शक है। मैं मानता हूं कि वो लोग जहां वोट देते रहे हैं वहीं वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी से अगर पिछड़े वर्गों का समर्थन कोई छीन सकता है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव छीन सकते हैं और वो पिछले विधानसभा चुनाव में छीन के दिखा भी चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपना मोर्चा बनाया था उसमें पिछड़े वर्ग की राजनीति की एकजुटता, भाजपा विरोधी एकजुटता दिखाई पड़ी थी और इसको भाजपा ने भी स्वीकार किया है कि हमें ओबीसी के इतने वोट नहीं मिले जितने पिछले चुनाव में मिलते थे। तो अगर वहां पर अखिलेश और कांग्रेस किसी कोई तालमेल समझदारी निकाल सकते हैं तो उससे पिछड़े वर्ग में भी एकता करने की प्रेरणा प्राप्त होगी, क्योंकि मुसलमान वोट उनके साथ होंगे जैसा कि पिछली बार उनके साथ थे। वो पिछली बार अखिलेश के पक्ष में जो मुसलमान वोटों का रुझान था उसने भी पिछड़े वर्गों को ये उत्साह दिया या प्रेरणा दी कि वो भाजपा विरोधी वोट करें। उन्हें लगा कि हमारी जीतने की स्थितियां बन रही हैं और 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट आ सकता है, रुझान दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे, और उस रुझान के कारण अगर दूसरे क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़ते हैं तो उससे एक और भी अच्छा एक भाजपा विरोधी जमावड़ा बनता है। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? इसके लिए राहुल गांधी को वास्तविक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। वो वास्तविक नेतृत्व क्षमता क्या है? उन्हें ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा और एक निर्णयकारी पहलकदमी लेनी होगी कि जिसकी जहां पर दावेदारी हो, जो जहां दमदार हो वहां उसका समर्थन किया जाए और उसके खिलाफ उम्मीदवार न खड़े किए जाए। ये बात कह के ममता बनर्जी ने गेंद पूरी राहुल गांधी के पाले में फेंक दी है। अब ये उनको तय करना है कि जहां पर किसी भी क्षेत्रीय दल का या किसी भी दूसरे दल का अगर उम्मीदवार जीत रहा है या जीतने की स्थिति में है या उसका इतिहास इस तरह का है तो वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार न खड़ा करे और उसको समर्थन दे। अगर कांग्रेस खुद ऐसा करने का संकल्प करेगी तो दूसरे भी ऐसा करने का संकल्प करेंगे। वो कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, फिर तो लेन देन हो जाएगा ना शुरू बिल्कुल इस बात का। ये होते ही यहां पर विपक्ष की एक एकता का ढांचा सामने निकल के दिखाई, एकता की पूरी रूपरेखा हमारे सामने निकल के आ जाएगी जी। तो ये तो इन सब बातों राहुल गांधी अब राहुल गांधी को 2-3 महीने के अंदर ही अंदर इन चीजों के ऊपर सोचना होगा
और इस पे अगर वो लीक से हटकर निर्णय लेते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि वो उनके नेतृत्व की एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है भारत जोड़ो यात्रा से, उसको वो कहीं कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं।